जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, मेरे सेठ से आप लोग के लिए बेहतर क्लास लेकर हम आ चुके हैं। ज्योग्राफी का क्लास है ना। देख लीजिए थोड़ा ध्यान से यार, 10th वालों के लिए जो है ना बिल्कुल खतरनाक क्लास है। इसमें जो है ना आपको जो ज्योग्राफी जो हम पढ़ाएंगे, पहले उसका जितना पॉइंट होता है ना जी, पूरा आपको पहले समझाएंगे। उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इससे पता है क्या होगा, इससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव में डाउट नहीं रहेगा और बिल्कुल आप कंफर्म हो जाइएगा बिल्कुल सही है और बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आप सभी चाहते हैं कि आपको हम जिस पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि पीडीएफ लें, तो प्यारे साथियों यह मेरा पेड पीडीएफ है। ठीक है ना, यानी कि उसमें कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा, अर्थात ज्यादा पैसा नहीं, बहुत ही कम फी मेरा है। मात्र जो है ना 21 रुपया में, कितना रुपया में? मात्र 21 रुपया में जो है ना आप जो है ना मेरा ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक नंबर या प्रश्न, हर तरह का प्रश्न आप मात्र 21 रुपया में पूरा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी जो है ना 6201139196 पे कॉल या मैसेज करके बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी आपको एक साथ में पूरा नोट्स नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन डेली आपको नोट्स जो है ना इतना मिलेगा कि आप तैयारी नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल पूरा पूरा नोट्स भर के मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन हाँ बिल्कुल मात्र 21 रुपया में आपको पूरा ज्योग्राफी, ओनली फॉर ज्योग्राफी का पूरा एकदम मटेरियल मिल जाएगा। आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, मात्र 21 रुपया, ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है ना, तो चलिए आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी पहला चैप्टर जो है हमारा इकाई 1 है, भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या है जी? भारत संसाधन एवं उपयोग है, अर्थात हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के संसाधन के बारे में। किस तरह का संसाधन होता है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है मेरे साथियों कि संसाधन किसे कहते हैं, यानी संसाधन होता क्या है। देखिए हमारे प्रकृति में, हमारे समाज में, हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं होती है जो हमारे काम के लायक होता है ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वे तमाम वस्तुएं संसाधन होती है जो मानव की जरूरतों को पूरा करती है। या बोल सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, वो हमारा संसाधन कहलाती है। ठीक है, इसका डिफिनेशन है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे कि हमारा आवश्यकता है कि हम इस पर बोर्ड पे लिखें, हमें क्या चाहिए? कलम चाहिए, अर्थात कलम हमारे लिए क्या है? संसाधन है। क्या कलम क्या है हमारे लिए? संसाधन है। हमारे लिए बोर्ड क्या है जिस पर हम लिखते हैं, वो हमारे लिए क्या? एक संसाधन है। अब बात करेंगे, देखिए जिस मोबाइल से आप हमें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल आपका काम में आ रहा है ना, वीडियो काम में आ रहा है, यह सब आपके लिए क्या है? संसाधन है। यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं संसाधन कहलाती है। क्लियर है सबका? अर्थात उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज, वनस्पति, ये सभी मनुष्य के काम में आता है। ये सभी हमारा क्या जी? संसाधन है। क्लियर है सबका? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक हमारा जो ना भूगोलविद जो था वो जिम्मरमैन साहब थे। जिम्मरमैन का देखिए इनका कथन क्या था? इनका कहना था कि भाई संसाधन होता नहीं बल्कि उसे बनाया जाता है। संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? देखिए ध्यान से, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? तो सर जी जिम्मरमैन ने कहा था। आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव में आता है संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, वो नाला में फेंका हुआ है, क्या वो काम के लायक है? वो काम के लायक नहीं है। उसी लकड़ी को एक बार ही उठा के ला लेगा, उसको काट के, छील के, माट के टेबल कुर्सी वगैरह वगैरह डाइनिंग टेबल बना लेगा। जैसे टेबल कुर्सी बनेगा तो उस वस्तु का उपयोगिता, उसका कीमत बढ़ जाएगा, वह किसी न किसी व्यक्ति का काम में आना शुरू हो जाएगा, अर्थात वह क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। अर्थात जब लकड़ी फेंका हुआ था वह किसी के काम में नहीं आ रहा था, अर्थात वह उस समय संसाधन नहीं था। जब उसी लकड़ी को माट के, छील के, एक बढ़ई के द्वारा टेबल कुर्सी का रूप दे दिया जाता है, तो वही लकड़ी किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का काम में आता है, अर्थात वह संसाधन हो जाता है। इसलिए जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होता नहीं बल्कि उसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि संसाधन जो है किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक का क्या होता है?
मेरुदंड होता है। संसाधन ही है जो आर्थिक सामाजिक को आगे बढ़ा सकता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए प्राकृतिक संसाधन में सबसे आगे कौन है, खनिज संसाधन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो हमारा राज्य झारखंड है, जो कि खनिज में सबसे आगे है, इसलिए वह राज्य धनी राज्य कहलाता है। हम लोग का बिहार पिछड़ा राज्य इसलिए है क्योंकि हमारे राज्य में जो है ना, बिहार राज्य में आपका खनिज की बहुत ही अभाव है, खनिज नहीं है। बस कृषि से जो उत्पादन होता है उसी से हम लोग जीते हैं, खाते पीते, उसी से काम निकालते हैं, ठीक है ना। जापान, देखिए जापान प्राकृतिक संसाधन में विपणन है। विपणन का मतलब होता है गरीब। क्वेश्चन पूछेगा कि जापान किस संसाधन में गरीब है, नीचे है, तो प्राकृतिक संसाधन में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, कौन कौन, एक जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। इन सभी का डिफिनेशन हम लोगों को उसमें जानने वाले हैं, ठीक है। अब इससे आपको ऑब्जेक्टिव का पर्पस से आपको हम यहाँ पे डिफिनेशन दे रहे हैं सबका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पर्पस से, क्योंकि आपको यह खत्म होने के बाद अभी जस्ट आपको इसी वीडियो में नीचे आपको ना ऑब्जेक्टिव का क्लास भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। चलिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। अगला है स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन होता है चार प्रकार का, कौन कौन, एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है, ठीक है। देखिए पूरा आप सभी ना एक नोटबुक बना लीजिएगा, क्योंकि मेरा ऑफलाइन में इसका क्लास शुरू हो गया है, ठीक है ना, तो ऑनलाइन वाले अपना कॉपी बना लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। चलिए, विकास के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है संभावित संसाधन, दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा होता है भंडार और चौथा होता है संचित कोष संसाधन होता है। अगला है किसी राजनीतिक सीमा के 200 किलोमीटर क्षेत्र सीमा राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। कितना होता है, 200 समुद्री क्षेत्र से 200 किलोमीटर क्षेत्र का जो राष्ट्र संपदा होता है वो क्या होता है, मतलब 200 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर में वो कहता है राष्ट्र का संपत्ति होता है हमारा। अगला है किसी देश की तट रेखा से, मतलब नदी का किनारा से, समुद्र किनारे से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। मतलब उस क्षेत्र में कोई अपना अधिकार नहीं कर सकता, अर्थात समुद्र के 200 किलोमीटर दूर तक वह किसी का संपत्ति नहीं होता है, वो अपवर्जक होता है, वहां पे कुछ उत्पादन नहीं होता है। अगला है गुजरात के भुज में, गुजरात का एक जगह भुज है जहां पर कि सौर ऊर्जा उपकरण के बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, अर्थात वहां पे सौर ऊर्जा की संभावना हो रही है। अगला है राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएं कहां पर है, तो हमारा हो जाएगा कहां में, राजस्थान में है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है कि शीत मरुस्थल के रूप में लद्दाख क्षेत्र प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी ने कहा था, यह बहुत ही बेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए, अपना खुद का पेट चलाने के लिए, भूख मिटाने के लिए मेरे पास हर चीज है। कृषि से अनाज उत्पादन होता है, हम लोग खाते हैं, यानी कि हमारे काम चलाने के लिए, पेट भरने के लिए मेरे पास तो बहुत सारा साधन है, बहुत सारा चीज है, लेकिन पेटी भरने के लिए अर्थात धन संपत्ति जमा करने के लिए, बैंक बैलेंस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हमारा जो राज्य है बिहार बिल्कुल गरीब है, केवल पेट भरने के लिए ही काफी हम लोग, ठीक है ना, आगे संपत्ति जमा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है ना, किससे है, चिपको आंदोलन से है। इससे आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो आपको बताना है सुंदरलाल बहुगुणा। यह चिपको आंदोलन क्या होता है, किसे कहते हैं, कहां से शुरू हुआ, इन सभी के बारे में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। जितना ये ना नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है इनके बारे में जानेंगे, चिपको आंदोलन क्या है इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, जल संचय क्या होता है इनके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो संदीप पांडे का संबंध किससे था, जल संचय, वर्षा जल संचय से था। मतलब जब वर्षा जल पड़ेगा ना तो गड्ढा करके धर देता है, वर्षा पड़ेगा तो जल एकत्रित रहेगा, जब वर्षा नहीं पड़ेगा तो उसी जल के द्वारा हम लोग उस जल को पीते भी थे, है ना। पहले जमाने में जल पिया जाता था वर्षा का जल, अभी तो हम लोग का हैंडपंप कुआं वगैरह हो गया है ना, और वो उसी जल का प्रयोग हम लोग सिंचाई में भी करते थे, ठीक है। अगला ये गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे, यानी गांधी जी
मशीन का विरोध करते थे कि एक मशीन जो है ना कई कारीगरों के हाथों के कलाओं को मार देता है, इसलिए गांधी जी हमेशा मशीन का विरोध करते थे। अगला है संसाधन संरक्षण के विकास सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1968 में हुई, जिसकी वकालत क्लब ऑफ रोम ने किया था। जिसकी वकालत किसने किया था? क्लब ऑफ रोम ने किया था। देख लीजिए, दिख रहा है? ठीक है, किसने किया था 1968 में? क्लब ऑफ रोम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक 1974 में सुमेशर ने लिखा था। क्वेश्चन पूछेगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा था? तो क्या बताना आपको? सुमेशर ने लिखा था। कब लिखा था? तो 1974 में लिखा था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में गांधी जी के विकास प्रकाशित हुए हैं, विचार, यानी कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में गांधी जी के विकास जो विचार है, उसका जो मत है उसमें आता है। गांधी जी इस पुस्तक को समर्थन दिए थे। अगला हमारा है 1987 ईस्वी में ब्रेंट लैंड आयोग प्रस्तुत किया गया था। ब्रेंट लैंड रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य भी कहा जाता है। अगला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में 1992 में हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर जो है वहीं पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। चलिए, दिख रहा है सबको ना? चलिए, अगला हमारा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में हुआ था। और याद रखिएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को जो है ना +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना आपका 1992 में हुआ था। उसके बाद 92 और 5 कितना हो गया आपका? 97, यानी +5 सम्मेलन भी कहते हैं। 5 वर्ष के बाद हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। याद रखिएगा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ में हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। यानी कि क्वेश्चन आपको पूछेगा कि विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1972 में। कहां पे किया गया था? तो स्टॉकहोम में किया गया था। कहां में? स्टॉकहोम में किया गया था। चलिए, अगला हमारा है कि प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगला है क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 को पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए, अगला हमारा है क्योटो सम्मेलन में 159 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। सॉरी, प्रति देश मतलब देश के लोगों ने, एक देशों ने भाग लिया था। अगला है क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ग्रीन हाउस सम्मेलन किसे कहते हैं? तो क्योटो सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। राइट। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से लेकर 4 दिसंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। अगला है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आपका जो 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में जो हुआ था, उसमें कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? लगभग 2000 प्रतिभागियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने भाग लिया था। अगला है कोयला हमारा एक और नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के अनियोजित विदोहन से होता है। अगला हमारा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र जो है ना राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। तो इस चैप्टर में जितना हमारा पॉइंट था वो मैंने कवर कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब इस पे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है, कौन कौन ऑब्जेक्टिव आने वाला है, कितना इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है चैप्टर में, पूरा हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आते हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर, देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस टाइप का है और कितना मजा आता है। यदि आप
आराम से वीडियो पूरा अगर देखे होंगे तो बिल्कुल आपको जो है एकदम समझ में आ जाएगा कि आंसर इसका क्या होने वाला है। चलिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था पता है? जिम्मरमैन ने कहा था। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं कहलाती है। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, वो हमारा संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है जी? संसाधन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला हमारा एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है जी? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव में क्या कोई दिक्कत आप लोग को है, कोई परेशानी है? यदि नहीं तो कमेंट कीजिएगा। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है। सौर ऊर्जा रोज हमें पुनः रोज मिलता है, हमारा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए जापान की संसाधन में विपणन है, मतलब गरीब है। आपको पहले टॉपिक में बताए थे कि जापान जो है ना आपका प्राकृतिक संसाधन में क्या है? वो गरीब है, यानी कि नीचे उसका स्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यह आपका होता है दो प्रकार का। एक आपका होता है जैव संसाधन, एक आपका होता है अजैव संसाधन। एक होता है जैव, एक होता है अजैव संसाधन। चलिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो यह भी आपका होता है उपयोगिता के आधार पर होता है दो प्रकार का। कौन कौन? एक आपका होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन, है ना। यह सब आपका पॉइंट सब ऊपर में आया था। चलिए अगला हमारा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन होता है आपका चार प्रकार का होता है। एक होता है आपका व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। तीसरा होता है राष्ट्र संसाधन। और चौथा जो होता है मेरे साथियों, वो होता है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन होता है चार तरह का। एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामुदायिक, तीसरा होता है राष्ट्रीय और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इन सभी के बारे में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल एकदम आराम से इसका डेफिनेशन जाने एकदम। चलिए अगला हमारा है कि विकास के स्तर पर या आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो विकास के स्तर पर भी संसाधन आपका होता है चार तरह का। आया था ना एक तो चार तरह का होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाइए कि सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है? तो सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना जो है ना आपका राजस्थान में है। कहां में है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है आपका चलिए दिख रहा क्वेश्चन है किसने कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यह कथन जो था महात्मा गांधी का कथन था। भाई हमारे पास पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, पेट भरने के लिए तो बहुत जुगाड़ है। अगला हमारा है कि मेधा पाटेकर का संबंध किस अभियान से है? तो मेधा पाटेकर का संबंध जो है नर्मदा बचाओ अभियान से है, यानी कि आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का आंदोलन संबंध जो है ना आपका इससे चिपको आंदोलन से है। अर्थात चिपको आंदोलन के नेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी है। बाकी बात यह नर्मदा बचाओ जो था आपका यह मेधा पाटेकर था, मेधा पाटेकर का संबंध था इससे। और ये जो बाढ़ नियंत्रण तो इसमें कोई नहीं था। चलिए आज ये संदीप पांडे का संबंध किस आंदोलन से है? संदीप पांडे का जो आंदोलन था उसका आंदोलन क्या था?
कि वर्षा जल को संग्रह करना है, संचय करना है ना। वर्षा जल संचय करना किसका उद्देश्य था? तो संदीप पांडे का था, ताकि वर्षा होने पर, वर्षा नहीं होने पर, जब वर्षा होगा तो गड्ढा खोद देंगे अपना अपना जमीन में, खेत में, ताकि पूरा पानी चूके जो है ना किसमें रहे? उस गड्ढा में रहे। जब पानी ना हो, वर्षा ना हो, तो उसी पानी का प्रयोग हम लोग पीने में, खाने में या फिर सिंचाई में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और नर्मदा बचाओ, तो इसका आंदोलन किसका था? यह जो था आपका मेधा पाटेकर का। ध्यान दीजिएगा, मेधा पाटेकर का संबंध किससे था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। उसके बाद चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन हमारा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखा था? सुमेशर ने लिखा था। किसने? सुमेशर ने लिखा था भाई स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक। और इसी पुस्तक में गांधी जी का जो है ना विचार प्रकाशित हुआ था। चलिए क्या है? ब्रंट लैंड आयोग कब प्रस्तुत हुआ था? यहाँ पर ना 1987 में हुआ था, और इसी को जो है ना हमारा सजा भविष्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो पहले बच्चों आपका हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था। यह आपका ब्राजील का शहर है। कहाँ का है जी? यह ब्राजील का शहर है, ब्राजील में हुआ था। ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरो, वहीं पर आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और यह सम्मेलन आपका हुआ था 1992 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ में? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन पहले साथियों यहाँ का हुआ था न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका में। न्यूयॉर्क इसको बोलते क्या? अमेरिका। अमेरिका का एक शहर था न्यूयॉर्क, वहीं पे हुआ था। और यह जो आपका ना 1997 में हुआ था। याद रखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था 1997 में हुआ था। और कहाँ में हुआ था आपका? यह हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को जो है ना प्यारे साथियों +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है? तो बोलेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ना आपका हुआ था, कहाँ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था। और ये सम्मेलन जो हुआ था आपका 2002 में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था 2002 में हुआ था। और इसमें लगभग प्यारे साथियों लगभग कितना था? शायद लगभग 2000 कितना 2000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। पता है सम्मेलन क्यों हुआ था? यह सम्मेलन जो ना पर्यावरण को बचाने के लिए बैठाया गया था कि पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचाया जाए। एक विश्व शिखर सम्मेलन भी हुआ था जो कि आपको स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम जो है ना स्टॉकहोम, इसमें आपका विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर स्टॉकहोम में हुआ था। इस जोहान्सबर्ग में क्या हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन यानी कि 2002 में हुआ था। यहाँ पर क्लियर है सबका? तो आप लोग कमेंट करने के लिए दम मत मारिएगा, कमेंट करके अपना उत्साह जरूर रहिएगा ताकि अगला वीडियो इससे भी बेहतर आपको दे। सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन जो है ना आपका यहाँ देखिए स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ में? स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 लोगों ने भाग लिया था।
पहला सम्मेलन था तो इसमें थोड़ा कम लोगों ने भाग लिया था, तृतीय में तो बहुत लिया था, 2000 लोगों ने भाग लिया था। अगला है कि +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है। पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका ना प्रथम, देखिए ध्यान से, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका 1992 में हुआ था, प्रथम हुआ था। उसके ठीक 5 साल बाद, +5 साल बाद जो आपका हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, है ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 5 साल बाद, यानी 92 और 5 कितना हो जाएगा आपका 97, यानी 1997 में आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसलिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और बता दूं कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन यह भी आपका 5 साल बाद ही हुआ था, यानी कि 2002 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्योटो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? क्योटो सम्मेलन कहाँ में हुआ था? क्योटो सम्मेलन जो था एक जापान का एक क्योटो शहर था, वहीं हुआ, जापान में हुआ था। ठीक है ना, क्योटो सम्मेलन जो था जापान का एक शहर है, तो जापान में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में हुआ था यह सम्मेलन, यानी जापान में हुआ था। अगला हमारा है, क्योटो सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? क्योटो सम्मेलन में प्यारे साथियों आपका 159 लोगों ने भाग लिया था। कितना लिया था? 159 लोगों ने क्योटो सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो आपका हुआ था यह आपका 2002 में हुआ था। इसमें लगभग आपका 2000 प्रतिभागियों ने, कितना? 2000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग, चलिए अब ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 27 से कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? वो आपका हो जाएगा 200 किलोमीटर, 200 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? आप लोगों को बताए थे डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है मेरा है संसाधनों के और नियोजित विदोहन से है। क्या हो जाएगा? संसाधनों के और नियोजित विदोहन से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्र संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या फिर 19.2 किलोमीटर? इसका आंसर पता है आपको? हम बताएंगे नहीं। आप लोग जो है अगर यहाँ तक आ गए हैं, यदि मेरा शुरू का पॉइंट वाला वीडियो अगर देखा होंगे पूरा सारांश इस चैप्टर का, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स नीचे खाली है, आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा। और अगले क्लास जब हम लेने के लिए आएंगे तो पहले आपका कमेंट को स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे दिखा देंगे कि देखते हैं कितने लोग इसका आंसर किए थे। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना प्यारे साथियों आप सभी जो है ना इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है ना, और अगले वीडियो में उसका हम रिप्लाई भी दे देंगे। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और मेहनत कीजिए, मन से पढ़ते रहिए और मेरा भी सपोर्ट कीजिए और वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।